डेट म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने का एक बड़ा फायदा यह है कि ये एफडी के मुकाबले ज़्यादा टैक्स एफिशिएंट होते हैं, लेकिन ये बेनिफिट बहुत ही जल्दी हाथ से निकलने वाला है। नमस्कार, मैं हूं पंकज मटपाल, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर, और आज मैं आपको बताऊंगा कि सरकार किस तरह से टैक्स में चेंजेस लेकर आ रही है और जिसकी वजह से जो डेट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स पर इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलता है वो शायद निकल जाएगा। जब आप फिक्स डिपॉजिट या फिर ऐसे स्मॉल सेविंग स्कीम्स जिन पर टैक्स एप्लीकेबल है, जब आप इन स्कीम्स में इन्वेस्ट करते हैं या एफडी में इन्वेस्ट करते हैं तो इस पर जो इंटरेस्ट मिलता है, जो इनकम अर्न होती है, वो आपके इनकम टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्सेबल होती है। तो यानी कि यदि आप 30% टैक्स ब्रैकेट में हैं तो आपको इंटरेस्ट पर भी 30% टैक्स पे करना होगा, जबकि म्यूचुअल फंड्स यानी कि डेट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स में शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स एप्लीकेबल होता है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स तो सेम जैसे कि एफडी के ऊपर जो इंटरेस्ट मिलता है उस पर टैक्स लगता है, उसी तरह से एप्लीकेबल होता है। लेकिन यदि आप डेट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स के यूनिट्स को 3 इयर्स तक होल्ड करने के बाद रिडीम करते हैं तो इस पर जो कैपिटल गेन्स होता है वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स कहलाता है, और टैक्स पे करने के लिए यहां पर आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलता है। मैं आपको शॉर्ट में बता दूं कि इंडेक्सेशन का बेनिफिट क्या होता है। यदि आपने मान लीजिए 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए किसी फाइनेंशियल ईयर में और 3 साल होल्ड करने के बाद उन्हें रिडीम किया, तो आप मान लीजिए कि जब आप रिडीम कर रहे हैं उस वक्त कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स 331 है, और जब आपने इन्वेस्ट किया उस वक्त कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स 200 था। तो आप 1 लाख को मल्टीप्लाई करेंगे 331 से और डिवाइड करेंगे 200 से, और मान लीजिए कि आप जब रिडीम कर रहे हैं उस वक्त जो रिडेम्पशन वैल्यू है, जो रिडेम्पशन प्रोसीड्स है, वो आपका निकल कर आता है 2 लाख रुपीस। तो 1 लाख रुपीस बढ़कर 2 लाख रुपीस हो गए, लेकिन आपको टैक्स 1 लाख के प्रॉफिट पर नहीं पे करना है। तो यदि 1 लाख को मल्टीप्लाई करते हैं 331 से और डिवाइड करते हैं 200 से, तो ये कैलकुलेशन निकल कर आती है 1,65,500, और इसे हम कहते हैं इंडेक्स कॉस्ट। तो यदि रिडेम्पशन पर आपको मिलते हैं 2 लाख रुपीस और उसमें से आप इंडेक्स कॉस्ट को माइनस करते हैं तो ये निकल कर आता है 34,500 रुपीस। तो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स पे करना है सिर्फ 34,500 रुपीस पर, ना कि 1 लाख के प्रॉफिट पर। और टैक्स जो आपको पे करना है वो भी 20% के रेट से करना है, चाहे आप 30% ब्रैकेट में हो या 20% टैक्स ब्रैकेट में हो, आपको टैक्स सिर्फ 20% के रेट से ही चुकाना होगा। तो एक बड़ा फायदा था डेट म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने का फिक्स डिपॉजिट के मुकाबले। लेकिन डेट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स पर जो इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलता है या फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स 20% के स्पेशल रेट से एप्लीकेबल होता है, ये 1 अप्रैल 2023 से नहीं मिलेगा, क्योंकि गवर्नमेंट ने फाइनेंस बिल 2023 में अमेंडमेंट किया है। यूनियन बजट जब पेश होता है तो फाइनेंस बिल प्रपोज किया जाता है, लेकिन अभी गवर्नमेंट ने 22 मार्च 2023 को वो जो बिल पेश किया था उसमें अमेंडमेंट कर दिया है। और ये जो अमेंडमेंट हुआ है इसके अकॉर्डिंग यूनिट्स ऑफ स्पेसिफाइड म्यूचुअल फंड्स, और ये स्पेसिफाइड म्यूचुअल फंड क्या है? ऐसे म्यूचुअल फंड्स जहां पर इक्विटी एलोकेशन 35% से कम है, तो ऐसे म्यूचुअल फंड्स पर इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा और ना ही टैक्स स्पेशल रेट पर कैलकुलेट होगा। तो यानी कि अब शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स दोनों में कोई अंतर नहीं रहेगा जब आप डेट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स को रिडीम करेंगे। लेकिन एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये एप्लीकेबल होगा उन यूनिट्स पर जो 1 अप्रैल 2023 या उसके बाद परचेस की जाएंगी। यानी कि यदि आप 31 मार्च 2023 तक डेट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं
तो फिर वहाँ पर इंडेक्सेशन का बेनिफिट और साथ ही स्पेशल रेट ऑफ टैक्स एप्लीकेबल होगा। लेकिन 1 अप्रैल के बाद जो यूनिट्स बाय की जाएंगी उस पर यह बेनिफिट एप्लीकेबल नहीं होगा। तो मेरे हिसाब से सरकार का यह फैसला डेट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने वाले इन्वेस्टर्स के लिए काफी डिसअपॉइंटिंग है। अब मैं इसके आगे आपको एक बात और बताना चाहूंगा कि क्योंकि इस अमेंडमेंट में यह कहा गया है कि स्पेसिफाइड म्यूचुअल फंड्स वो होंगे जहां पर इक्विटी एलोकेशन 35% से अधिक नहीं है, यानी कि ऐसे डेट फंड्स जहां पर इक्विटी एलोकेशन 35% या उससे कम है। तो यहां पर तो इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा और टैक्स का स्पेशल रेट भी नहीं मिलेगा। और आप जानते होंगे कि ऐसे म्यूचुअल फंड्स जहां पर इक्विटी एलोकेशन 65% से अधिक होता है वो क्वालिफाई करते हैं इक्विटी टैक्सेशन के लिए। तो वहां पर तो आपको पता है कि 1 साल तक होल्ड करने के बाद यदि यूनिट्स को रिडीम किया जाता है तो टैक्स 10% के रेट से एप्लीकेबल होता है, और वो भी फर्स्ट 1 लाख रुपीस का जो कैपिटल गेन्स हुआ है उस पर टैक्स एप्लीकेबल नहीं होता। अमाउंट एक्सीडिंग ₹1 लाख उसके ऊपर 10% के रेट से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स एप्लीकेबल होता है, और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स जो होता है वो 15% के रेट से एप्लीकेबल होता है। तो यानी कि वहां पर 1 ईयर का जो होल्डिंग पीरियड है वो शॉर्ट टर्म और 1 ईयर से ज़्यादा का होल्डिंग पीरियड लॉन्ग टर्म कहलाता है। लेकिन जैसा मैंने कहा कि आप डेट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स जहां पर इक्विटी एलोकेशन 35% से अधिक नहीं है वहां पर आपको कोई इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिल नहीं रहा है। लेकिन ऐसे म्यूचुअल फंड्स जहां पर इक्विटी एलोकेशन 35% से अधिक हो लेकिन 65% से कम हो, तो यानी कि ऐसे म्यूचुअल फंड की एक अलग कैटेगरी होगी। हालांकि यहां पर अभी काफी क्लैरिटी आनी बाकी है, लेकिन मेरे हिसाब से इस अमेंडमेंट के बाद टैक्स कैलकुलेशन के लिए म्यूचुअल फंड्स में 3 कैटेगरीज हो जाएंगी। एक वो जहां पर इक्विटी एलोकेशन मिनिमम 65% है और ये इक्विटी कैटेगरी होगी, यानी कि यहां पर जैसा मैंने पहले एक्सप्लेन किया कि 1 साल होल्ड करने के बाद 10% के रेट से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स एप्लीकेबल होगा। दूसरी कैटेगरी वो होगी जहां पर इक्विटी एलोकेशन 65% से कम लेकिन 35% से अधिक होगा, यानी कि टोटल जो AUM है, टोटल असेट अंडर मैनेजमेंट है उस स्कीम का, उसका 35% से अधिक और 65% से कम एलोकेशन इक्विटी में होगा, और यहां पर इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलेगा और स्पेशल रेट 20% का जो रेट है वो एप्लीकेबल होगा। यानी कि जैसा पहले डेट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स या नॉन इक्विटी म्यूचुअल फंड्स के लिए टैक्सेशन एप्लीकेबल था वो यहां पर जारी रहेगा। और ऐसे म्यूचुअल फंड्स जहां पर इक्विटी एलोकेशन टोटल AUM का 35% या उससे कम है वहां पर इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा और साथ ही स्लैब रेट पर इनकम टैक्स एप्लीकेबल होगा। तो आगे मैं आपको यह भी याद दिला दूं कि इंटरनेशनल फंड्स या फंड ऑफ फंड्स स्कीम्स जहां पर डोमेस्टिक इक्विटी में जो एलोकेशन है टोटल AUM का वो 90% से कम हो, या फिर गोल्ड और सिल्वर फंड्स यहां पर भी टैक्स कैलकुलेशन के लिए इन्हें नॉन इक्विटी फंड्स में रखा जाता है और यहां पर इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलता है। लेकिन इस अमेंडमेंट के बाद यदि ऐसे फंड्स में इक्विटी एलोकेशन डोमेस्टिक कंपनीज के इक्विटी शेयर्स में या इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स में 35% से अधिक नहीं है तो इन सब पर भी इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा और टैक्स नॉर्मल स्लैब रेट के हिसाब से कैलकुलेट होगा। तो यानी कि अब ना सिर्फ डेट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स बल्कि गोल्ड, सिल्वर और इंटरनेशनल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करना भी थोड़ा कम अट्रैक्टिव हो जाएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको डेट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स में या फिर इंटरनेशनल फंड्स में, गोल्ड या सिल्वर फंड्स में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। असेट एलोकेशन के लिए चाहे ये टैक्स बेनिफिट रहे या ना रहे
लेकिन आपको डेफिनेटली इन सभी में इन्वेस्ट करना चाहिए ताकि लॉन्ग टर्म में आप वेल्थ क्रिएट कर सकें। हाँ, बेशक फ़ायदा पहले के मुकाबले कम होगा क्योंकि टैक्स ज़्यादा चुकाना होगा, लेकिन फिर भी मेरी राय तो यही है कि असेट एलोकेशन की इंपॉर्टेंस को भूलना नहीं चाहिए। तो मुझे उम्मीद है ये जानकारी जो मैंने आपके साथ शेयर की ये आपके काम आएगी, आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें, और साथ ही आपका कोई भी सवाल या सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू। जय हिंद।